Hello everyone. So in last lecture we have studied about air pollution in detail, right? But the last topic was mass emission standards in India for the vehicles, right? But in that case उसमें आपको टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी डिटेल्स दी गई है उसके बारे में, बिकॉज क्योंकि उसमें स्टेज 3 भारत स्टेज 3 एंड भारत स्टेज 4 के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, नॉट मोर देन दैट. सो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि उसके आगे के नॉर्म्स और पीछे के नॉर्म्स क्या है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल अभी BS6 चल रहा है, राइट? इन 2020 वी कैन से भारत स्टेज 6 अभी फॉर द व्हीकल्स ये स्टेज 6 पहुंच गए हम लोग. तो आगे के जो 5 स्टेज है वो कब और कैसे उसको अप्लाई किया गया इन इंडिया. सो विल डिस्कस अबाउट दैट. इट इज एक्स्ट्रा नोट फॉर यू पीपल जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे नॉर्म्स थे और कब स्टार्ट हुए. सो एज आई ऑलरेडी सेड टू यू इन लास्ट लेक्चर दैट सबसे पहला जो मास एमिशन स्टैंडर्ड था वो इंडिया में लागू किया गया ऑन द इंडिया 2000, यानी 2000 में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि कैसा था? यूरो 1 के जैसा. अभी यूरो 1 क्या है? सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के बेसिस पे भारत में भी यहाँ पे ये एमिशन स्टैंडर्ड्स है. जैसे कि यूरोपियन स्टैंडर्ड है वैसे ही इंडिया में स्टैंडर्ड है. तो बेसिकली सबसे पहला जो भारत में स्टैंडर्ड हम लोगों ने अप्लाई किया था उसका नाम था इंडिया 2000, और वो कैसा था? यूरोपियन स्टैंडर्ड 1 के जैसा ही एग्जैक्टली. कब लागू किया गया? इन द ईयर 2000. कहाँ पे? तो नेशन वाइड पूरे इंडिया में ये एक साथ लागू किए गए रूल्स कुछ. देन कम्स भारत स्टेज 2, इट मीन्स BS2, जो कि था यूरो स्टैंडर्ड 2 के जैसे, एंड 2001 में उसको अप्लाई किया गया. नॉर्म्स फॉर ऑल मेगा व्हीकल्स फॉर द CNG एंड LPG, यानी ये गैसेस से जो व्हीकल्स चलते हैं, पेट्रोलियम से भी जो चलते हैं, ऐसे सारे मेगा व्हीकल्स, इसको हम 4 व्हीलर और 3 व्हीलर्स बोल सकते हैं, स्पेशली 4 व्हीलर्स, उसके ऊपर ये लागू किया गया. देन सेम स्टैंडर्ड था बट उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ, थोड़े ज्यादा मॉडिफिकेशन के साथ उसको 2003 में अगेन वापस से अप्लाई किया गया, बट इन द 13 मेजर सिटीज ओनली. सो ये 13 सिटीज कौन से थे जो कि आपको टेक्स्ट बुक में भी डिटेल दी गई है इसके बारे में? विच दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ, सोलापुर एक्सेट्रा. ये सारे कुछ सिटीज थे जहां पे ये 2003 में अप्लाई किया गया विद सम मॉडिफिकेशन. देन अगेन 2005 में ये मॉडिफिकेशन जैसे ही काम कर गए, यानी वर्क कर रहे थे अच्छे से, सो 2005 में अगेन उसको नेशन वाइड है वो अप्लाई किया गया. देन कम्स BS3 विच इज लाइक यूरो 3 के जैसा ही है. अगेन इन द लेट 2005 एंड में, 2005 के एंड में, अक्टूबर के अराउंड उसको अप्लाई किया गया. सेम नॉर्म्स फॉर द 13 सिटीज ओनली. ये 13 सिटीज में अप्लाई किया गया क्योंकि उसमें पहले 2003 में किया गया था, सो वापस 2005 में चेंजेस किए गए. 13 सिटीज सेम एज पर द अर्लियर, वहां पे ये अप्लाई किया गया. अगेन उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ 2010 में पूरे नेशन में ये नॉर्म्स है वो 4 व्हीलर्स के लिए, स्पेशली हेवी व्हीकल्स के लिए अप्लाई किए गए. एंड देन कम्स BS4 विच आर एज पर द यूरो 4 इन 2010, लेट 2010 एंड में नॉर्म्स फॉर द 13 मेजर सिटीज. मोस्टली ये सबसे पहले जो भी नॉर्म्स है वो सबसे पहले अप्लाई किए जाते हैं मेगा सिटीज में, देन कम्स टू द होल नेशन. सो सेम है. आगे फिर हम बात करें अगर BS5 की, सो वो ऑलमोस्ट अप्लाई किया गया अराउंड 2018 अराउंड, बट उसमें इतने ज्यादा चेंजेस नहीं थे. सो इट्स लुक जस्ट लाइक दिस अर्लियर. सो उसको इतना रेफरेंस नहीं दिया गया, नहीं फॉलो किया गया. एंड देन कम्स राइट नाउ इन 2020 विच इज BS6. ओके, सो ये बात थी कुछ एक्स्ट्रा नोट, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल के बारे में मास एमिशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया. नाउ विल डिस्कस अवर नेक्स्ट मेन टॉपिक विच इज वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल. Okay, so now the next main topic which is BOD,
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके, सो यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हो जो कि है वाटर बॉडीज का, कि पानी के अंदर कैसी एक्टिविटीज होगी आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ सीवेज मटेरियल इनटू दिस वाटर बॉडी। अब पानी में गंदा कचरा फेंकने के बाद क्या प्रोसेस होगी उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है इधर, ठीक है। सो सबसे पहले तो यू कैन सी द रेड लाइन विच डिनोट्स द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये रेड लाइन है वो क्या दिखा रही है, डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट दिखा रही है कि वो पानी के अंदर का डिजोल्व ऑक्सीजन कैसे डिक्रीज और इंक्रीज होता है। एंड दिस ब्लू लाइन इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जो कि पानी में है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस ग्राफ की, देन सबसे पहले ये वाटर बॉडी से ऐसे फ्लो आगे बढ़ रहा है। तो मान लो यहाँ से सीवेज डिस्चार्ज हुआ, यानी गंदा पानी है वो इसमें इस वाटर बॉडी में फेंका गया, ठीक है। तो अभी जैसे ये गंदा पानी आया, इसका मतलब वेस्ट कैसा है, मोर, ज्यादा अमाउंट में। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमने दिखा है तो ज्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि कचरा अभी आया ही है तो पूरा का पूरा वही है, अभी कुछ डिग्रेड होना चालू नहीं हुआ है, राइट। सो ये पूरा सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल है। अभी धीरे धीरे उसका क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिग्रेडेशन। इसका मतलब ये धीरे धीरे कम होता जाएगा कचरा है वो। सो वेस्ट विल अल्टीमेटली बी डिग्रेडेड, ठीक है। तो अभी इस वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, कि उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए ज्यादा अमाउंट में, ऑक्सीजन। सो इसका मतलब बीओडी है वो कैसा होगा, हाई होगा। जैसे ही वेस्ट ज्यादा कचरा ज्यादा, वैसे बीओडी भी हाई। अब जैसे जैसे ये कम होता जाएगा बीओडी भी घटता जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन की। तो बीओडी ज्यादा है और वी कैन से वेस्ट कचरा है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसका मतलब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है अभी, क्योंकि उसके लिए उसका फूड है ना। ये हमारे लिए ये कचरा है, वेस्ट मटेरियल है वो, बट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज द फूड, राइट, है ना, उनका तो ये खाना है। सो वो क्या करेंगे, ये जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है, डीओ मीन्स डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, वो ज्यादा यूटिलाइज करेंगे। इसका मतलब ये डीओ है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, वो बहुत ही कम होगा पहले, क्योंकि एक साथ बहुत सारा कचरा है, वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाना चालू करते हैं, उसका डिग्रेडेशन करना चालू करते हैं। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में उस टाइम पे डिजोल्व ऑक्सीजन है वो यूज करेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द डिग्रेडेशन प्रोसेस। अब धीरे धीरे कचरा कम होता जा रहा है, तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपनी प्रोसेस कम कर देंगे, तो उसको डिजोल्व ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है। सो धीरे धीरे डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ता जाएगा। पहले एकदम से कम था, बिल्कुल ही नहीं था, अब धीरे धीरे उसका अमाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन कम हो गया ना, दैट इज वाई। सो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ता जाएगा और वेस्ट है वो कम होता जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ क्लियर। तो यहाँ पे आपको ये एक और चीज दी है, ये टेक्स्ट बुक की ही डायग्राम है, दैट फिश किल एंड डिसअपियरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। क्यों, क्योंकि सबसे पहले डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गया ना, तो वेस्ट ज्यादा था, इसलिए डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गया। तो पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको तो जीने के लिए, फॉर द ब्रीदिंग, फॉर द रेस्पिरेशन, उनको क्या चाहिए, डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए, तो वो तो है ही नहीं, है ना, स्टार्टिंग में। तो ऑब्वियसली ये फिश है, जो भी वाटर ऑर्गेनिज्म है, वो तो सारे मर जाएंगे, क्योंकि उनको ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है ही नहीं। बट जैसे ये डिजोल्व ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे धीरे धीरे ये सारे वाटर एनिमल्स है वो वापस रीअपियर होने लगेंगे, क्योंकि अब उनको जीने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द वाटर, राइट। सो ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड, बट यू नीड टू फोकस फर्स्ट, राइट। कि जैसे ही कचरा ज्यादा है, वेस्ट ज्यादा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं। तो डिजोल्व ऑक्सीजन ही नहीं है तो पानी में ये वाटर एनिमल्स है वो कैसे जिंदा रहेंगे, राइट। तो वो भी मर जाएंगे सारे। धीरे धीरे डिजोल्व ऑक्सीजन है वो बढ़ता जाएगा, वेस्ट कम होता जाएगा, एंड दिस ऑर्गेनिज्म विल रीअपियर ऑन द वाटर। क्लियर। सो दिस इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीओडी। उसको हम फ्लो चार्ट में अगर बात करें उसके बारे में, देन तो सबसे पहले क्या होगा, सो मान लो डिस्चार्ज किया सीवेज वाटर को रिवर में, ठीक है। सो डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इनटू सीवेज वाटर इनटू अ रिवर, देन क्या होगा, उसके बाद
So for the biodegradation of the organic matter, microorganisms consume a lot of oxygen. ठीक है, वो ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन यूज करेंगे. Because of this, as a result, sharp decline in dissolved oxygen from the point of sewage discharge. जहाँ पे ये सीवेज डिस्चार्ज किया गया है वहां पे सीधा ही ऑक्सीजन है वो डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा. देन बिकॉज ऑफ ये ऑक्सीजन कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, दिस कॉजेज मोर्टालिटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स. ऑब्वियसली डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो गया तो ये एक्वेटिक एनिमल्स है वो कहाँ से जिंदा रहेंगे, तो नहीं रह पाएंगे, राइट. सो दिस आर द पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड द बीओडी प्रोसेस. अब ये तो बात हो गई रिगार्डिंग वेस्ट एंड ऑक्सीजन. ओके, अब हम बात करते हैं ये ज्यादा अमाउंट में कचरा होने से पानी में आल्गी है वो भी ज्यादा अमाउंट में ग्रो होती है, राइट, जिसको हम बोलते हैं आल्गल ब्लूम. अभी आल्गल ब्लूम मतलब क्या, अचानक से एक साथ बहुत ही स्पीडी अमाउंट में, स्पीडी ज्यादा से ज्यादा फास्ट, ये आल्गी का ग्रो होना, फटाफट से आल्गी का ग्रो होना, जिसको हम बोलते हैं आल्गल ब्लूम. तो अब बात करेंगे हम आल्गल ब्लूम की. नाउ अब ये जो भी सारे कचरे वेस्ट मटेरियल है वो पानी में आते हैं, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो हमारे लिए कचरा है, राइट, क्योंकि हमारे वाटर बॉडीज को इम्प्योर कर रहे हैं. बट फॉर दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो डिपेंड ऑन दैट ओनली, उनके लिए तो ये फूड है. तो सेम वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो हम, तो आल्गी भी उसी में आती है. जैसे कि बैक्टीरिया का ये फूड है वैसे आल्गी का भी ये फूड है. सो the presence of large amount of nutrients in the water also causes excessive growth of planktonic, इसका मतलब free floating algae called an algal bloom. ये algae है वो फटाफट से पानी के ऊपर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी. तो आप लोगों ने देखा ही होगा बहुत बार वाटर बॉडीज, रिवर के ऊपर ये ग्रीन ग्रीन कलर की algae है वो सारी फैली रहती है. वो क्यों है, क्योंकि उसको वहां पे फूड मिल रहा है, क्योंकि वो पानी बहुत ही गंदा है. एक तो ऑलरेडी पानी गंदा है, ऊपर से ये algae ग्रो होके उसको और गंदा बना देती है फॉर अस, हमारे लिए, ठीक है. सो इट इम्पार्ट्स अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज. अब ये जो भी algae ग्रो होती है उसकी वजह से वाटर बॉडीज का कलर चेंज हो जाता है. तो एज यू ऑल नो, जैसे कि हमने पहले 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि algaes हैं उसके बहुत सारे टाइप हैं. देयर में बी अ रेड कलर algae, ग्रीन कलर algae, ब्राउन कलर algae, राइट. तो ये algae के बहुत सारे कलर्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू देयर कलर ये पानी का कलर भी चेंज कर देते हैं. एंड देन मोर ओवर ये algae से वो कुछ केमिकल भी सिक्रीट करती हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वाटर बॉडीज का कलर है वो चेंज हो जाता है. देन है it can cause the deterioration of the water quality and fish mortality. ये पानी को गंदा कर देते हैं और फिश भी है वो वहां पे मर जाती है because of such toxic chemicals which are released from the algae. And some algae are extremely toxic to human and animals. कुछ algae इतनी ज्यादा टॉक्सिक होती है कि अगर ऐसा पानी थोड़ा सा भी पी लिया जाए तो इंसान मर भी सकता है. Animals can die also. Right? So this is some detail about algal bloom, जो कि होता है because of water pollution. Obviously जैसे ही वाटर का पोल्यूशन बढ़ेगा ये algae ग्रो होना भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. अब ऐसी algae का एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि ये तो हमने जनरल वे में बात की कि algae है वो बढ़ती है, ठीक है, उसका ग्रोथ है वो बढ़ता है. अभी हम पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, देन दैट इज द वाटर हायसिंथ. ओके, जिसका नाम है वाटर हायसिंथ. अब ये क्या है, दिस इज वन काइंड ऑफ algae ओनली जिसका नाम है इकोर्निया क्रेसिपस. इकोर्निया क्रेसिपस, राइट. दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट algae जिसको हम वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं, लोकल नेम है उसका. तो अनदर नेम ऑफ दिस इज टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल. ये सबसे ज्यादा ग्रो होने वाली और सबसे फास्ट ग्रो होने वाली algae है जो कि वाटर बॉडीज में ग्रो होती है, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं. याद रखना फॉर द MCQ. इट वॉज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया फॉर देयर लवली मोआ यानी वायलेट कलर फ्लावर्स. इनको सबसे पहले इंडिया में लाया गया फ्रॉम द अमेरिका, अमेजोन रिवर में से, उसको साउथ अमेरिका में से उसको लाया गया सबसे पहले इंडिया में, जस्ट फॉर देयर फ्लावर्स ओनली. इनके बहुत ही अच्छे वायलेट कलर के फ्लावर्स आते हैं
तो उसकी वजह से उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। बट देन लेटर ऑन वी केम टू नो कि ये फ्लावर्स तो अच्छे हैं उसके, बट ये इतनी जल्दी ग्रो होती है कि वी कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम द वाटर बॉडीज, क्योंकि जितना हम रिमूव करते हैं उससे ज्यादा वो बढ़ती जाती है। सो इट कैन कॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द वाटर बॉडीज, बट दे कॉज्ड हैवॉक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ एंड ब्लॉक्स इन वाटरवेज। अब ये क्या करती है, ज्यादा अमाउंट में ग्रो हो जाती है, उसकी वजह से वाटरवेज में ब्लॉक्स आ जाते हैं और पानी गंदा हो जाता है ऑब्वियसली। दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव देम, एज आई ऑलरेडी सेड कि इसको हम जितना दूर नहीं कर पाएंगे उससे ज्यादा ये बढ़ जाएगी algae। तो ये एक एग्जाम्पल है इकोनिया क्रेसिपस का, जो कि algal ब्लूम है, जो जैसे ही पानी गंदा होगा ज्यादा अमाउंट में उतनी ही ये बढ़ती जाएगी। अदर देन दिस सम more problematic matters are there in the water bodies which can cause the water pollution। ये बात की हमने algae की, उसका एक एग्जाम्पल लेके। Then lastly we'll talk about some organism because of this। कुछ बहुत सारे serious diseases हो सकते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। So many pathogenic microorganisms are disposed into a water without proper treatment may cause some serious diseases such as dysentery, typhoid, loose motion we can say, jaundice, cholera, etc। ये सारे डिसीज है वो कॉज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर। अब ये वाटर कहाँ से है? सो इट इज फ्रॉम डोमेस्टिक वेस्ट एंड फ्रॉम द हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल एंड डोमेस्टिक वेस्ट का जो भी घरों का कचरा है और हॉस्पिटल का कचरा है वो पानी में जाता है, उसकी वजह से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं और उनमें से ये डिसीज हो सकते हैं। और हॉस्पिटल वेस्ट की हम अगर बात करें देन वो तो डायरेक्टली भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स रखते हैं, ठीक है, वहां पे उसके वेस्ट में तो सीधे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो भी इसमें जाएंगे पानी में, तो ये डायरेक्टली भी इफेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज दूसरी हम इंडस्ट्री की बात करें अगर, देन अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, waste water from the industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction and processing, then chemical manufacturing, etc। इन सब फैक्ट्रीज की वजह से, इनके ये रॉ मटेरियल गंदे वेस्ट की वजह से बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जैसे कि हेवी मेटल्स, वो पानी में आके वहां पे डिसॉल्व होती है। सो सम हेवी मेटल्स जिसको हम डेंसिटी, हेवी किसे बोलेंगे, विद द डेंसिटी ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सच एज मर्क्यूरी, कैडमियम, कॉपर, लेड एक्सेट्रा इन अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर ऐसी हेवी मेटल्स प्रेजेंट है वाटर में देन इट कैन harm our many systems like nervous system, respiratory system, digestive system, etc. Even blood circulatory system also. They may cause very dangerous effect in our body and sometimes it leads to a failure of some organs also. So these are some more impurities which are already present in the water and उसको हम बोलेंगे water pollution. ठीक है? So this is all about water pollution. Later on we'll talk about some new topics. Okay, so now अब तक हमने बात की air pollution की. Now we'll talk about water pollution and its control. अब water pollution फैलता कैसे है? So obviously because of our domestic waste and factories waste. जैसे कि domestic waste में हम घरों के कचरे भी ले सकते हैं और hospital waste भी, right? And then after इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि जितना भी गंदा कचरा है वो अल्टीमेटली कहाँ पे फेंका जाता है? पानी में ही, राइट? सो फ्रॉम द स्मॉल वाटर बॉडीज टू द लार्ज वाटर बॉडीज, यानी कि छोटे नदी वगैरह में से होके ये सारा पानी अल्टीमेटली कहाँ पे जाता है? सी में, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, द पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम, रिवर्स, estuaries, it means river bank, and oceans are becoming polluted in several parts of the world. Obviously ये सारा अभी pollution है वो बढ़ता ही जा रहा है. So the government of India has passed the Water Prevention and Control of Pollution Act in 1974 to safeguard our water resources. हमारे water resources को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे जिसकी मदद से अभी ये लो हो गया है कि इतना
गंदा पानी है, गंदा वेस्ट है, वो सीधा ही विदाउट ट्रीटमेंट सीधा ही हम लोग उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज में. वी नीड टू डू सम reactions, chemical reactions, as well as some processes on that, right? Okay. So now we'll talk about domestic sewage and industrial effluents. अब हम बात करेंगे ये जो भी घरों के कचरे हैं वो फैलते हैं तो उसमें कितनी इम्प्योरिटीज होती है, कैसे ये गंदा करता है हमारे वाटर रिसोर्सेज को, राइट? सो अगर यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हो, अगर हम ये सारे पानी को 100% मान के चले, देन वी कैन से अगर 99.9% वाटर है वो प्योर है एंड ओनली 0.1% इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज हो सकती है, ठीक है? सो हियर इज द रेशियो ऑफ 0.1% और उसमें इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है. सो द फर्स्ट इज सस्पेंडेड सॉलिड्स. सॉलिड वेस्ट जो भी प्रेजेंट होगा वो क्या हो सकता है, either it can be sand, salt and clay, है ना? सो पानी के साथ साथ ये सारी चीजें भी बह के उसमें आगे बढ़ती जाती है वाटर रिसोर्सेस में, सैंड वगैरह. देन सेकंड है कोलोइडल मटेरियल, एग्जांपल फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स. अब ये सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, जैसे कि क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स हैं वो, तो इंडस्ट्री में ये जो भी बच जाता है, बचा कुचा कपड़ा वगैरह, उसका जो भी कचरा है, फिर पेपर जहाँ पे बनते हैं तो पेपर के फाइबर्स हैं, ये सारे वेस्ट मटेरियल जो भी गंदा कचरा है उसको बाहर पानी में फेंका जाता है बहुत बार, राइट? तो ये भी हो सकते हैं उसमें इम्प्योरिटीज में. देन थर्ड है डिजोल्व मटेरियल्स, यानी जो पानी में घुल जाए, डिजोल्व हो जाए, राइट? ऐसी भी चीजें हैं जो उसमें आती हैं एज अ वेस्ट पानी में. सो एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम एक्सेट्रा. ये सारी इम्प्योरिटीज है वो बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ वेस्ट, आइदर इट इज डोमेस्टिक और हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसकी वजह से ये वाटर रिसोर्सेज में जाते हैं सारे. अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use. Now see, अगर ये पानी 0.1% भी इम्प्योर है, देन वी कैन नॉट इवन यूज इट फॉर अवर डे टू डे लाइफ. यानी हम साफ सफाई में भी ये पानी यूज कर नहीं सकते हैं, वो यूज करने लायक नहीं रहता है. तो मान लो अभी तो 50% जितनी इम्प्योरिटीज ऑलरेडी है जो हम पीने में यूज करते हैं, तो अगर 0.1% इम्प्योरिटीज के साथ हम उसको साफ सफाई के काम में भी यूज नहीं कर सकते हैं ऐसे वाटर को, तो मान लीजिए आप हम लोग अभी 50% इम्प्योर वाटर तो पी रहे हैं हाल के समय में, जो कि विदाउट फिल्टर किया हुआ पानी जो लोग पीते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं, राइट? तो ये कितना हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए. सो दिस इज द वन नंबर, ये आपको याद रखना है फॉर द MCQs ऑल्सो. देन अगर हम ये जो भी इम्प्योरिटीज है उसकी बात करें पानी में, तो सबसे इजी क्या रहेगा रिमूव करने के लिए? सो according to this kind of impurities we can say solid particles से उसको रिमूव करना इजी रहता है वाटर में से. Why it is so? क्योंकि सॉलिड है तो उसको हम सीधे ही, वो क्योंकि पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, तो उसको सीधे ही कोई ना कोई तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं आसानी से, राइट? बट जिसको फिल्ट्रेशन भी हम बोलते हैं, फिल्टर है अलग अलग साइज के लेके उसमें उतने साइज के पार्टिकल से उसको रिमूव किया जा सकता है. बट अगर हम बात करें डिजोल्व मटेरियल्स की, तो इट इज नॉट इजी टू रिमूव. व्हाई? बिकॉज ये पानी में घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है, तो उसको हम अलग कैसे करें? तो उसके लिए बहुत सारी प्रोसेसेस लगती है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन लगते हैं, और उसमें भी 100% वो रिमूव होने के चांसेस नहीं है. सो डिजोल्व मटेरियल है वो इतनी आसानी से रिमूव नहीं हो सकता है, जो भी वेस्ट आता है वो, बट सॉलिड वी कैन रिमूव. सो हियर इट इज द पॉइंट, सॉलिड्स आर easy to remove, but dissolved salts such as nitrates, phosphates and other nutrients and toxic metal ions and organic compounds are difficult to remove. Obviously क्योंकि वो dissolve हो जाते हैं तो उसको remove करना it is not easy, right? अब हम बात करें कि पानी में दो टाइप के मेटल्स और मटेरियल्स हो सकते हैं. वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड अनदर वन इज बायो नॉन डिग्रेडेबल, राइट? सो ये दोनों टर्म से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो आई गेस, बट अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. बायोडिग्रेडेबल मेटल
वो क्या होती है? सो इट इज अ मैटर विच readily decomposed by the bacteria and microorganism. Obviously biodegradable मतलब क्या? जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिग्रेड कर पाए, वो तोड़ पाए उस मटेरियल को, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. एंड व्हाट अबाउट अनदर, दैट इज बायो नॉन डिग्रेडेबल मैटर. ओके, सो विच आर not decomposed by any microorganisms. Example, plastic and glass, then some metals, etc. अब ये सारे चीजें हैं जैसे कि प्लास्टिक, दैट इज वाई वी आर सेइंग कि प्लास्टिक को कम से कम यूज करना चाहिए, और इफ वी आर यूजिंग देन वी नीड टू रिसाइकल इट. वाई? क्योंकि ये प्लास्टिक है, उसको बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डिग्रेड नहीं कर सकते हैं. तो अगर ये डिग्रेड नहीं होगा तो ऑब्वियसली सॉइल के ऊपर, जमीन के ऊपर जैसा पड़ा है वैसा का वैसा ही रहेगा थ्रू आउट द मेनी ईयर्स, राइट. उसका क्योंकि डिग्रेडेशन तो पॉसिबल नहीं है. तो ऐसी चीजों को फेंकने से बेटर है पहले तो हम उसका यूज ही बंद कर सकते हैं, दैट इज वन रीजन. दूसरा क्या हो सकता है कारण कि हम रोक पाए ये पोल्यूशन को? तो दूसरा ये है कि हम उसको रिसाइकल करें, राइट. कि ये प्लास्टिक है तो उसको वापस से कंपनी में हम लोग रिसाइकल करके नया शेप देके अगेन उसको यूज करें, दैट कैन बी मोर बेनिफिशियल. सो दिस आर सम बायो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल. तो डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल बोथ काइंड ऑफ मैटर आर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज, राइट. तो अभी नॉन डिग्रेडेबल है वो तो रिमूव नहीं हो सकती, तो वो वहीं की वहीं रहेगी, जिसकी वजह से पानी पॉल्यूटेड रहेगा. बट हम जो बायोडिग्रेडेबल मैटर है उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको बैक्टीरिया है वो नेचुरली रिमूव करते हैं, राइट. उसमें हमारी अभी कोई रोल की जरूरत नहीं है, लाइक वो नेचुरली कचरा आता भी है वो रिमूव भी हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट ओवर देयर इन द वाटर बॉडीज, राइट. सो अभी उसके लिए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ये डिग्रेड करने के लिए मटेरियल को, ऑक्सीजन को यूज करते हैं फॉर द एनर्जी पर्पस, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी तो चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रॉम द ऑक्सीजन. तो ये ऑक्सीजन क्या है? अभी ऑक्सीजन वहां पे पानी में कहाँ से आएगा? तो ऑब्वियसली पानी में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसी को यूटिलाइज करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन विच प्रोसेस? इन द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन. सो वी कैन से it is possible to estimate the amount of biodegradable organic matter in sewage water by measuring biochemical oxygen demand, which is BOD, उसको शॉर्ट में बोलते हैं, याद रखना. सो BOD है वो हम मेजर करेंगे अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि उस पानी में कितनी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जितनी ज्यादा होगी उतने ही बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जो कि पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन है, क्योंकि उतना उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा ना डिग्रेडेशन के लिए. सो इट इज द वन एंड द सेम थिंग. सो जितने बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा पानी में, उतना ये बीओडी नंबर भी ज्यादा आएगा. तो हम सीधे ही बीओडी को मेजर कर ले तो हमको इनडायरेक्ट वे में सीधा पता चल जाएगा कि उस पानी में इम्प्योरिटीज कितनी है. But this we can only know about the impurities of biodegradable material. We cannot get any idea about the non-biodegradable material as well as dissolved material जिसको हम remove नहीं कर सकते. उसके बारे में हम इतना efficiently idea नहीं लगा सकते. But this we can surely do. Okay, so now what is this BOD? उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं.